गाड़ी से टक्कर खाकर पहाड़ी से नीचे गिर जाना कोई मजाक नहीं होता। और शुरू में तो हमने उसे मरा हुआ ही समझा था, खाकी मुर्दा लाश, जिंदा रहने के कोई आसार नहीं थे। वो मरा ही अच्छा लगता था। क्यों, इसमें क्या शक है? और अब वो अपने दिन और रात की तरह पूरे जोश और खरोश से जगमगा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हाथ से उसे सदमा पहुंचाया है। जब दुनिया में कहीं भी कोई हादसा होता है तो वो हमारे रोजमर्रा के खड़े हुए वजूद को अपने पूरे खोखलेपन से बुरी तरह कुचल डालता है, और तभी हमें पता चलता है हमारी पुकार हुई है, कहीं ना कहीं हमारी जरूरत पड़ी है। हम देखते हैं एक कोहरा फंसता है। ये एक शानदार शुरुआत है, बहुत ही शानदार शुरुआत। देखो वो अपने पैरों पर खड़े होने की भी कोशिश कर रहा है। वाकई देखो वहां पर देख रहा है, कर क्या रहा है? दौलत माई कर रहा है क्या? गोवर्धन, तुम मुझे कभी समझते नहीं हो, तुम मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करते हो। तुम वही देखते हो जो तुम्हें दिखाई देता है, वही सुनते हो तो तुम्हें सुनाई देता है। और जब तुम ऐसा करते हो ना तो तुम मेरा घर में साफ तक नहीं होता। मुझे सिर्फ गाड़ियों की आवाज के सिवाय और कुछ सुनाई नहीं देता। मारुति और ये चीफ इंजीनियर मेरी हर बात समझ सकता था, मेरा हर लफ्ज साफ था। तो तुम्हें ये आदमी पसंद आया? हमदर्दी जाके लगती है बहुत खूब। एक तरीके से ठीक है, इंसान के तौर पर। देखो वो सितार को लेगा, तो रोको उसे, ऐसे तो वो यहाँ से पहुंच जाएगा। तुम्हारा मतलब पहुंच जाएगा? मैंने उसे चोट लग जाएगी। वो दरअसल पूछ रहा है। आगे क्या करना होगा? मुझे क्या मालूम, मैं तो एक मामूली सा मैकेनिक हूँ, बाकी सब तुम्हारा काम है। तुम खुद तो समझदार हो ना। बाकी सब काम मेरा है। अरे लगता है मैंने आप लोगों को चौंका दिया है। मेरा छोटा भाई। मैं भी यही सोच रहा था। दूर से जब मैंने तुम दोनों को देखा तो तुम बिल्कुल भाई लगे। आपसे मिलकर वाकई ही बहुत खुशी हुई है। अगर आप यहाँ ना होते, आप दोनों, और आपने मेरी मदद ना की होती तो इस वक्त मैं एक लाड होता, इस तरह आपके पास खड़ा ना होता। मैं आपका सके दिल से मशहूर हूँ। आपको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए मिस्टर वर्मा। लो, शुक्रिया उसका अदा करो जो हकदार हो। जरा सोचो भाई, मैं उन तीखी सख्त चट्टानों से मरते हुए बाल बाल बचा हूँ। वैसे वही सब मरते हैं। मेरे ख्याल से आपने कोई ताबीज वगैरह पहन रखा होगा या कोई जादू टोना करवा रखा होगा। मैं शुरू से ही खुशकिस्मत रहा हूँ और यही बात मैं अपने आप से कहता भी रहता हूँ। बताइए मेरे हाथ में क्या है? फूल। मैंने विदाउट परमिशन तोड़ दिया है। क्या मैंने कोई बुरी बात तो नहीं की? ना ना, कोई बात नहीं। दरअसल मैं आपके उस बगीचे और वहाँ पे बनी हुई फूलों की क्यारियाँ और पत्थरों से बनी हुई खूबसूरत पगडंडियों की दाद योजना भी अच्छा। जिस तरीके से आपने उन्हें सजाया और संवारा है उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। हमने इन फूलों को जिंदगी की तरह लगातार खिले रखने की कोशिश की है। इन फूलों के बगैर तो वो जगह काफी सुनी लगती है। क्या ये फूल मैं निशानी के तौर पर अपने पास रख सकता हूँ? जरूर ले जाइए। निशानी के तौर पर मैं अपनी कार में सजा के रखूंगा।
अच्छा ये तो बताइए कि मेरी कार की हालत में है, तकरीबन तैयार है, क्या मैं उसे चलाकर ले जा सकता हूँ? सीटें लगाना भी बाकी है। खैर कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, उस पर खरोच या हादसे का कोई निशान बाकी ना रहे तो भी ठीक रहेगा। मेरे किसी ग्राहक ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की। करेगा कि क्यों, जब आप उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। लेकिन आप मेरी बात को बुरा मत माने। दरअसल जो कार मेरे हाथ से निकल जाए उसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये कभी हादसे का शिकार हुई है। हाँ, आपको तो इस हादसे की याद भी न रहेगी। आप अपनी कार में बैठेंगे और खुशी खुशी हमें अलविदा अलविदा कहते हुए निकल जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जाते ही काम में जुट जाऊंगा। आप यकीन कीजिए मेरा। अच्छा तो ये बताइए कि उस काम के लिए मैं आपका कितने का देनदार हूँ? 13,000। कुछ ज्यादा नहीं लग रहे? मुझे इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। किससे? उसी से जिसे मालूम है कि इसकी असली कीमत क्या है। कबाड़ी से। कबाड़ी से? कबाड़ पर ही तो हम जिंदा रहते हैं, अगर आप मेरा मतलब समझे तो ठीक है, लेकिन फिर भी 13। दरअसल आजकल गुजारा करना भी कौन सा आसान काम है। तो वक्त की बात है। हाँ, ऐसा सोचने से बहुत फर्क पड़ता है। अचानक एक कोहरा फटता है। नहीं, एक कोहरा बिखरता है। नहीं, ये कोहरा ही गलत है। भाई क्या कर रहा है? बकवास कर रहा है। अब मेरी समझ में आया। आपका काम करने का अपना एक अंदाज है। आप एक महान आत्मा हैं, खुशहाल हैं, एक उम्दा नौकरी का मजा ले रहे हैं। आपका जिंदगी जीने का अपना एक खास मकसद है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी का भी तो मकसद है। ये बात कितनी बार समझाऊं मैं आपको? ना ना ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब मैं अपने काम, अपनी मेहनत, अपने मकसद को निहायत फिजूल और बेमानी पाता हूँ तो किस कदर शर्मिंदा महसूस करता हूँ। ना अब तुम मुझे गलत समझने की कोशिश मत करना। मेरे काम का मकसद दुनियावी सहूलियत की तलाश हरगिज़ नहीं है। मैं ईमान से कह सकता हूँ कि मैं किसी दुनियावी सफलता का कायल नहीं हूँ। नहीं, दरअसल मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे काम की कदर कोई नहीं करता। और ये काम क्या है? सही हालात, सही जज्बात, सही अल्फाज की तलाश और उनका जायज इस्तेमाल। और ये काम निहायत तकलीफ से है, बेहिसाब मेहनत मांगता है और इसमें गलती और कोताही करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तब कभी से जाकर असलियत सामने आती है। लेकिन कुछ देर पहले ये कहा और सुना गया कि कौन इसकी परवाह करता है। ना 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 ना, जल्दबाजी में जवाब मत दो मुझे। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरे काम की कदर करना किसी आम आदमी के फर्ज की बात है। और अगर दुनिया में एक इंसान जिसकी कीमत जान ले तो काफी है। मानता हूँ, लेकिन क्या ये सच नहीं कि आपके काम की मेरे दिल में बहुत कदर है? जानते हो, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख इस बात का है, इस बात का कि जो काम मैं इतना जुट कर इतनी मेहनत से करता हूँ उसका जिंदगी से कोई रिश्ता ही साबित नहीं होता। वो किसी पर अपना असर ही नहीं छोड़ता। और इस कड़ी हकीकत का सामना करने पर मेरे अंदर एक फैसला बंदराने लगता है। क्या भी आपको ये बात समझ नहीं आ रही? मैं समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा भाई कारें ठीक करता है, नतीजे के तौर पर लोग सफर करते हैं और आप सफर के लिए सड़कें बनवाते हैं। इन सब बातों का आपस में एक रिश्ता है क्योंकि इनका जिंदगी के साथ सीधा संबंध है। लेकिन मैं जो काम करता हूँ, आप ही ने कहा था ना कि आप अमूमन ऐसी बातों पर गौर नहीं करते जिससे क्या खतरा होता है। मेरा भाई कहता है कि आप तो इसकी कोई परवाह नहीं करता। हालांकि हम दोनों भाइयों में बहुत फर्क है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे का अधूरापन पूरा करते हो, यानी एक दूसरे के
से मिलते जुलते जरूर। अचानक एक कोहरा फटता है। तुम ही हो जो इस बात को समझ सकते हो। हाँ, जो तुम कह रहे हो इसका खास मतलब है मेरे लिए। तुम मेरी मदद करो। कैसे? इस नए प्रस्ताव को लिखने में। लेकिन भाई मैं कोई साहित्य का अच्छा आलोचक नहीं हूँ। आपको सिर्फ सुनने का काम करना है, लेकिन ध्यान से सुनना। जहां भी लगे कि बात ठीक नहीं लग रही वहां एतराज करना, और उसे ठीक करके लिखने के लिए मुझे अपना सही मशवरा देना। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मेरी बड़ी। बिना किसी भेदभाव से अपनी राय देना। ठीक है, तो पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे इस प्रस्ताव का शीर्षक क्या है? तुम। मैं? क्या ह्यूमरस आइडिया है। अचानक एक कोहरा फटता है तो सामने गहरी खाई नजर आती है जो अब तक जिंदगी की ऐशो इशरत और खूबसूरत अल्फाजों के आडंबर तले छुपी हुई। यहाँ तक सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल इतना हिस्सा कई बार दोहराया जा चुका है। हाँ, क्यों नहीं? आगे? आज फिर एक वैसा ही हादसा हुआ है। एक आदमी जो जिंदगी की दहलीज पर खड़ा था अचानक मुर्दा हो गया है। अगर आप बुरा ना माने तो इस बात कहूँ, मैं तो अभी, ये तो अभी शुरू का हिस्सा है। अरे माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया कि अभी आप जिंदा हूँ। मुझे बदल कर देना पड़ेगा। एक फर्ज अदा करती हुई जिंदगी। अब तुम पहले की जगह ये लिखना चाहते हो? वरना साहब कि आपका फर्ज नहीं कि आप सड़क बनवाएं, और इस फर्ज को पूरा करने में अगर आपके सामने भी बड़ा खतरा खड़ा हो जाए फिर भी क्या आप इस फर्ज को ईमानदारी से पूरा करेंगे? मैं समझा नहीं, आपके ख्याल से कैसा खतरा खड़ा हो सकता है? कोई कह सकता है कि ये काम मत करो वगैरह, ऐसा हो तो सकता है। अफसोस, मैं अभी आपका मतलब नहीं समझा। कोई आपके फर्ज के खिलाफ फर्ज करो कोई आपकी कनपटी पर बंदूक की नारी लगा दे। यूं ही अगर ऐसा हो जाए तो मरा हुआ आदमी कोई भी काम करने या ना करने का वायदा कर देगा। वो निहायत जरूरी काम भी अधूरे छोड़ देगा। आदमी जिंदा रहना चाहता है, बस यही एक बात है। उसके बाद आप घर चले जाएंगे। फर्ज कीजिए जब आपके साथ ये हादसा हुआ तब आप सड़क पे थे, अगले दिन आप दफ्तर चले जाएंगे, तब सब डर खत्म हो जाएगा, एक भयानक सपने की तरह गुजर जाएगा। तब भी क्या आप अपना वादा भूल जाएंगे या अपना फर्ज फिर भी निभाएंगे? मेरा सिर टकरा रहा है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने अब तक जो कुछ भी किया अपनी ईमानदारी, अपने ज़मीर, अपने अंतःकरण से किया है और करता रहूंगा। एक फर्ज अदा करती हुई जिंदगी, लेकिन शुरुआत मुझे यहाँ से नहीं करनी चाहिए। अब तुम कहाँ से शुरू करते हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी इस बात को सुन कौन रहा है? हम जिंदगी की दहलीज पर खड़े अपने आप से पूछते हैं, लेकिन उसे बात पूरी करने दो। इस जिंदगी का मतलब क्या था? नहीं, मुझे यहाँ कुछ फर्ज डालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसका जवाब हम उसकी जिंदगी को पूरी तरह समझ कर ही दे सकते हैं। है काफी खुशहाल जिंदगी थी उसकी। ठीक है, आपका मतलब? जो अब नहीं है। मेरा मतलब है कि पॉइंट तो बात बिल्कुल पॉइंट पर थी। आप जानबूझकर मेरे शब्द की आजमाइश कर रहे हैं जनाब। बुरा मत, हम बड़े साहब को गौर कर रहे हैं। उसकी तमाम जिंदगी उसके काम को अर्पित थी। वो दिन रात मेहनत करता। उसने अपने आखिरी सालों में तो अपने से कम उम्र साथियों से बढ़कर काम किया, बेहद मेहनत। मिसाल के तौर पर मल्होत्रा से कहीं ज्यादा। लेकिन ये काम ही सब कुछ नहीं था जो उसने किया। उसने अपने घर परिवार की खातिर सुख सुविधा जुटाने के लिए खुद को बलिदान किया। ये सच है। आखिर हम बलिदान के लिए ही तो जिंदा रहते हैं। उसके साथी उससे मोहब्बत रखते थे, सब एक तो उसकी पूजा करते थे। एक बार उसने एक ऐसी औरत को नौकरी से निकाल दिया। अब इस मुद्दे को ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आउटलाइन डाल दो। हर रोज सुबह ऐन उसी वक्त उसके मेज पर ताजे फूलों का गुलदस्ता होता।
और साथ में एक अदरक का टुकड़ा भी, जिसे वो स्वाद से चबाता रहता है। तुम्हें कैसे पता? सब इस चिट्ठी में लिखा पड़ा है। लो मुझे दे दो, ये मेरा पर्सनल लेटर है। ऐसी पर्सनल चीजों में ही तो हमारी रुचि है। ये इंसान का वो पर्सनल पहलू है जो उसकी जिंदगी को रंग रूप देता है। वो खास तौर पर आम लोगों से काम निकलवाने में बहुत तेज था, क्योंकि सबसे पहले वो एक इंसान था। एक इंसान, ठीक। उसे खेलकूद का शौक था। जब वो 12 सालों का था, उसे स्कूल में लॉन्ग जंप के लिए तमगा हासिल हुआ था। हाँ, 11 फुट 6, अगर ठीक से याद हो तो। उसके बाद भी जब उसकी जवानी ढलने लगी, तब भी उसने अपने जिस्म को मजबूत और उमदा बनाए रखा। सेहत दुरुस्त तो सब दुरुस्त, हसीन दुरुस्त आशियाना हसीन से। स्कूल के दिनों में उसका दिमाग ऊंची उड़ाने भरने लगा। जिंदगी में मंजिल की तलाश और रास्ता चुनने की बेकरारी शुरू हुई। उसका मन हर काम की तरफ लगता और वो करने की कोशिश भी करता, लेकिन आखिर मायूस होकर भटक जाता है। लेकिन मैं अपने टीचरों की आंख का तारा कभी नहीं रहा, लेकिन मैं हमेशा फेल हुआ। जवानी हर चीज हासिल करना चाहती है और नतीजे के तौर पर इंसान कहीं नहीं पहुंच पाता। हाँ, कॉलेज के दिनों में मेरा डिबेट का सब्जेक्ट था कि क्या आत्मरक्षा के लिए दूसरे आदमी का कत्ल जायज है या नहीं। दरअसल ये सवाल ही मेरी समझ में नहीं आया। या दूसरे आदमी का कत्ल जायज है? तुमने नहीं कहा था या हाँ? मैंने कहा था नहीं, लेकिन अब सोचता हूं कि हाँ, जायज है। दूसरे आदमी का कत्ल जायज है। उस वक्त तो दरअसल मुझे लोगों का विश्वास जीतना था। वो आदमी खुशहाल था, खूब मौज मस्ती उड़ाता था। उसकी मोटी खाल पर तो उन दिनों भी कोई असर नहीं पड़ा जब उसके बुरे दिन चल रहे थे। हर बात की हद होती है। अब मुझे जाना चाहिए। बैठो, इतनी जल्दी क्या है? लेकिन वो था कौन? उस महान शख्स के मुंह पे कौन सा वफादा लगा हुआ था? वो कौन था जो इस वक्त मर रहा है? तो क्या भी लो बात, ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। वो आदमी खुशहाल था, खूब मौज मस्ती उड़ाता था। उसकी मोटी खाल पर तो उन दिनों भी कोई असर नहीं पड़ा जब उसके बुरे दिन चल रहे थे। हर बात की हद होती है। अब मुझे जाना चाहिए। ये चीज तो मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। यो यो, आप कांप क्यों रहे? मैं और काबू, मुझे लग रहा कि आप डर गए हैं। डर गया हूँ? किससे? किससे? सुना सुना मरना, ये मरना पूछ रहा है किससे? यानी किससे डर गया है? शायद तुमसे। वो लिखने और बोलने के सिवाय कुछ नहीं जानता। देखो, वो देखने में गधा नहीं लग रहा। मेरा छोटा सा चाकू, बचपन की निशानी। वर्मा साहब, उनसे जाइए, देखो मुझे प्यार से बोल रहा है। मेरा इस चाकू से कोई ताल्लुक नहीं। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। देखो, वो चाकू खोल रहा है। कट कट कट। मेरे कान जंगली बिल्ले की तरह तेज है। तुम भी उधर देख रहे हो? तेरा चाकू, तुम्हारी आवाज से ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे गले पर किसी ने रेती चला दी हो। उसने बरसों इसे अपने पास संभाल कर रखा। उसने एक बार इसका इस्तेमाल बड़ के पेड़ पर एक औरत का नाम खोजने के लिए किया। बाद में वो उस नाम को भूल गया। फूल!
जरा उस औरत के बारे में सोचो जो इस छोटे से चाकू से ही मुझे साफ साफ कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लग रहा कि आप डर गए हैं। आप इतने घबरा रहे हैं कि आपको वो कुछ कर डालेगा। जरा देखिए इसमें और क्या है। हाँ अरे पेंसिलें, रंग बिरंगी पेंसिलें। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये लाल पेंसिल इसमें क्या कर रही है? तो वर्मा साहब आप सुन रहे हैं ना, ये छोटा चाकू पेंसिल तराशने के लिए है। और ये बड़ा शेप छीलने के लिए। आप कागज से इन्हें साफ कर सकते हैं, इसीलिए आप वो 24 कागज अपने साथ लेकर आए हैं। मेरा मतलब रुमाल से, अगर कोई देख ना रहा हो तो। हम उसकी संकों से वाकिफ थे। वो खास तौर पर छोटे छोटे मामलों में बड़ा तोगला था। उसकी खूबियों में से सबसे खूबसूरत बात उसका फूलों के लिए बेइंतहा प्यार था। और जब वो मरा तो फूल उसके हाथ में थे। बस भी कीजिए। अब क्या है मिस्टर वर्मा? क्या 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 करना चाहते हो? तुम्ही तो नहीं तो भेजता हूँ जनाब। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों ही बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। हम अपने आप से अक्सर पूछते रहते हैं, इस जिंदगी की कीमत क्या थी? इस तजुर्बे का मतलब क्या था? क्या ये दुर्घटना थी और कुछ नहीं? मेरे ख्याल में ऐसे आदमी का सरकारी अफसर बने रहना ही सबसे बड़ी दुर्घटना है। मैं आपका हर बात के लिए एहसानमंद हूँ। जिंदगी के बारे में मेरी राय और रवैया पूरी तरह से बदल गए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से। शुक्रिया मेरे दोस्तों, शुक्रिया। आज मैंने पहली बार अपने आप को अपनी असलियत से जाना है। शुक्रिया शुक्रिया। उसकी जिंदगी की हकीकत उसके आखिरी वाकयात से मालूम हुई और उसकी कीमत उसे मौत के रूप में वसूल करनी पड़ी। मेरी जिंदगी नापाक है। मेरे काम और मेरी बातें झूठ है। मैं मुजरिम हूँ क्योंकि लापरवाह हूँ, डरपोक हूँ, वैसे हूँ। लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। आपको कम से कम इतना तो जरूर जान लेना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, यानी उसको अपने दिलकश और खूबसूरत अंदाज की कीमत बतौर मौत अदा करनी पड़ी। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मदद! मेरे दोस्तों, ये तो होना ही था। ले जाओ। वो मर गया है। अरे वो मर गया है। अब क्या करें? फिर से दरख्वास्तें भेजना शुरू करो। जिसका उत्तराधिकारी है ना। हाँ हाँ, मैं आपसे फौरन लिखता हूँ। लेकिन उस आदमी में तो कई खामियां हैं। खामियां हर एक इंसान में होती है। कार कल तक ठीक हो जाएगी। इस जगह को जल्दी साफ कर दो। अब तो पांव से पकड़ के घसीट लो। आज के लिए काफी काम हो गया। अगर कुछ और हो गया तो? इससे तो मैं तंग आ जाऊंगा।
हाँ, सूरज भी नहीं है, यानी शाम हो गई है। तुम्हारा मतलब आराम का वक्त है। शाम, चुप्पी, शाम, शांति की। ओम शांति 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 शांति।